नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है मीनियस डिजीज। ये जो मीनियस डिजीज होती है हमारे इनर ईयर का एक डिसऑर्डर होता है। इसमें जो हमारा इनर ईयर होता है उसके अंदर टू टाइप्स के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है पेरिलिम्स होता है और दूसरा इंडोलिम्स होता है। इन दोनों फ्लूइड को लैब्रिन्थ के द्वारा सेपरेट किया जाता है। अगर किसी कारणवश वो जो लैमिनेट होती है उसमें उसकी जो लेयर होती है वो रैप्चर अगर हो जाती है तो ये दोनों जो फ्लूइड होती हैं पेरिलिम्स और इंडोलिम्स ये दोनों आपस में मिक्स हो जाती है, जिसके कारण मीनिया डिजीज कॉज होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। मीनियस डिजीज आर इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द इनर ईयर। मतलब कि जो मीनियर डिजीज होती है इसे इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स के नाम से भी जाना जाता है। इस कंडीशन में जो हमारा फ्लूइड होती है, जो हमने बताया था अभी पेरिलिम्स इंडोलिम्स, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड होती है वो क्या कहता है फ्लो हो जाती है, बहने लगती है। The terms endolymphatic hydrops refer state of excessive fluid towards stage taps fluid within the endolymphatic space। मतलब कह रहा है कि जो इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स होती है वह रेफर किया गया है एक्सेसिव अमाउंट में अगर हमारे इनर ईयर के अंदर इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। ठीक है, जो ये जो होती है वो इंडोलिम्फेटिक स्पेस एक जगह होती है, स्पेस होती है जिसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दिस कंडीशन कॉज द वर्टिगो एंड आल्सो लीड हियरिंग प्रॉब्लम। यह जो कंडीशन होती है मीनियस डिजीज की जो कंडीशन होती है वो उसमें होता है, उसमें वर्टिगो कॉज होता है और जो हियरिंग प्रॉब्लम भी कॉज होता है। वर्टिगो का मतलब क्या होता है बार बार चक्कर आना, और हियरिंग प्रॉब्लम मतलब सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कंडीशन कॉज होती है हमारे मीनियस डिजीज में। मीनियस डिजीज यूजुअली अफेक्ट ओनली वन ईयर। जो मीनियस डिजीज होती है केवल वन ईयर को अफेक्ट करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कॉजेस, किस किस कारण से हमें मीनियस डिजीज देखने को मिलती है। पहला है इम्प्रॉपर फ्लूइड ड्रेनेज। इम्प्रॉपर फ्लूइड ड्रेनेज मतलब कि फ्लूइड जो बहती है वो क्या होता है इम्प्रॉपर, मतलब कि कभी कम बेशी बहने लगेगा, जो फ्लूइड होती है वो मिक्स हो जाएगा तो वो उसकी अमाउंट ही अधिक हो जाएगी जिससे वो हमेशा फ्लो होता रहेगा, बहते रहेगा। फिर अगला है हमारा वाय, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी ये हमें देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हेड इंजरी, अगर हमारे हेड के अंदर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाता है किसी कंडीशन कारण, तो जो लेयर होती है, जो लेबरिन की लेयर होती है वो रेप्चर हो सकती है। उसके कारण ये देखने को मिल सकती है इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो वो क्या होता है स्प्रेड होकर के इनर ईयर के अंदर चला जाता है, जिसके कारण ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है। अल्कोहल यूजेस, जो भी व्यक्ति अगर अल्कोहल का यूज करता है उसके कारण होता है। स्मोकिंग जो स्मोक करते हैं उसके कारण भी हो जाता है। साइड इफेक्ट ऑफ शॉर्टेज मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन के कारण उसके साइड इफेक्ट के कारण ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। माइग्रेन के कारण देखने को मिल सकती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज डायबिटिक मेलाइटस एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण कुछ डिजीज कंडीशन होती है जिसे डायबिटीज मेलाइटस और हाइपोथायरॉयडिज्म, इस दो कंडीशन के कारण भी हमें डिजीज देखने को मिल सकती है। ये अगला है हमारा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। अगर हमारे रिस्पायरेशन के अंदर रिस्पायरेटरी पार्ट के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण भी हमें देखने को मिल सकती है कि स्ट्रेस और एंजाइटी, अगर हमें स्ट्रेस अगर होता है या फिर एंजाइटी देख होती है तो उस कंडीशन को भी हमें ये देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि अगर मीनिया डिजीज हो जाती है तो वो कैसे आगे प्रोग्रेस होकर के कैसे कैसे कॉज करता है। तो चलिए बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पहला दिया है इसमें, नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन द इनर ईयर विच विच आर इंडोलिम्स एंड पेरिलिम्स। मतलब हमने अभी बताया था कि जो हमारा इनर ईयर होता है उसके अंदर मेनली टू टाइप्स के फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इंडोलिम्स होता है और दूसरा होता है पेरिलिम्स होता है। ठीक है, फिर अगला है दे दीज टू फ्लूइड्स सेपरेट बाय लेब्रिन। ये दोनों फ्लूइड जो होती है वो लेब्रिन के द्वारा सेपरेट होती है, मतलब दोनों लेब्रिन के द्वारा डिवाइड किया जाता है। फिर द पेरिलिम्स फ्लूइड फिल्स द स्पेस इनसाइड द बोनी लेब्रिन। जो हमारा पेरी पेरिलिम्स फ्लूइड होती है वो बोनी लेब्रिंथ के इनसाइड प्रेजेंट होती है।
उसके अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसके जिसके अंदर ये पेरिलिम्स प्रेजेंट होती है। द अमाउंट ऑफ द सोडियम इज हाई एंड द पोटेशियम इज लो इन द पेरिलिम्स फ्लूइड। जो हमारा पेरिलिम्स फ्लूइड होती है उसके अंदर सोडियम लेवल हाई होता है एंड पोटेशियम लेवल लो होता है। उसी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो इंडोलिम्स में होता है। देखिए, द इंडोलिम्स फ्लूइड इज द अपोजिट, सॉरी, द इंडोलिम्स फ्लूइड इज potassium is higher high and the sodium is low in the perilim। जो हमारा पेरिलिम्स होता है अ, उसके अंदर जो सोडियम लेवल होता है वो कम होता है एंड जो पोटेशियम लेवल होता है वो हाई होता है। फिर अगला है when fluid level when fluid level of perilims and indolims are at the equilibrium पर्सन सम हैव अ रेगुलर हियरिंग बैलेंस। मतलब कह रहा है कि जब हमारा जो इनर ईयर के अंदर जो ये दोनों फ्लूइड होती हैं पेरिलिम्स एंड इंडोलिम्स, अगर ये दोनों इसकी दोनों अमाउंट अगर दोनों का इक्वल होता है तो उस जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर जो हियरिंग प्रोसेस एंड बैलेंस बॉडी का जो बैलेंस होता है वो दोनों क्या होता है इक्वल होता है, मतलब सही होता है। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पहला दिया है हमारा ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में मतलब कुछ भी हो सकता है, हमने जो अभी कॉजेज बताया था, स्ट्रेस हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल यूज करता है, मेडिकेशन हो सकता है, तो इसमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है जो कि हमें मीनिया डिजीज कॉज कर सकता है। तो पहला हो गया ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर। फिर अगला है ओवर प्रोडक्शन एंड डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारा इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड होती है उसका अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो जाए या फिर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो अच्छे तरीके से ना हो सके, तो इस कंडीशन के कारण भी हमें मीनिया डिजीज देखने को मिलती है। तो जो ये इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड होती है ये दोनों पर ये टू टाइप्स का होता है, जो कि पेरिलिम्स होता है और इंडोलिम्स होता है। इन दोनों को मिला करके इसको बोला गया है इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। फिर अगला है इंक्रीज द वॉल्यूम एंड प्रेशर विद इन द लेब्रिन। जब इसकी अमाउंट अधिक हो जाएगी तो जो उसकी वैल्यूम होती है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर जो होगा वो लेब्रिन की प्रेशर होता है अधिक होगा। जब फ्लूइड अधिक होगी तो उनकी प्रेशर भी अधिक हो जाएगी, फिर जिसके कारण क्या होता है रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जो लेब्रिन की मेम्ब्रेन होती है वो क्या होता है रेप्चर हो सकता है, फटने की चांस हो सकती है। फिर मिक्सिंग ऑफ पेरिलिम्स एंड इंडोलिम्स। जो हमारा पेरिलिम्स होता है और इंडोलिम्स होता है वो दोनों क्या होगा आपस में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है हमारा द फ्लूइड हैव डिफरेंट कंपोजिशंस। मतलब जो हमारा पेरिलिम्स और इंडोलिम्स होता है उसके अंदर की जो कंपोजिशन होता है वो दोनोों डिफरेंस होते हैं। जैसे कि सोडियम उसमें हाई होता है, पेरिलिम्स के अंदर सोडियम हाई होता है, इंडोलिम्स के अंदर सोडियम लेवल कम होता है, और उसके अंदर पोटेशियम कम होता है तो इसके अंदर पोटेशियम अधिक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद परमानेंट लॉस ऑफ ऑडिटरी एंड वेस्टिब्यूलर फंक्शन। जो हमारा हियरिंग प्रोसेस होती है और वेस्टिब्यूल की जो फंक्शन होती है वो क्या होता है वो रैप्चर हो सकता है, वो परमानेंट लॉस हो सकता है। जो वेस्टिब्यूल की जो फंक्शन होती है वो क्या करता है, जो हमारा मैसेज होता है वो क्या करता है वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसके कारण हमको परमानेंट हियरिंग लॉस देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अगर मीनिया डिजीज हो जाती है तो हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, चलिए बात करते हैं। पहला है नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्वेटिंग ड्यू टू द वर्टिगो। यानी कि अगर मीनिया डिजीज हो जाती है तो हमें नोजिया देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा एंड एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, वो भी किसके कारण वर्टिगो के कारण। फिर उसके बाद एक्सेसिव वर्टिगो, वर्टिगो हमें अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। वर्टिगो मीन्स हमने बताया था अभी कि अगर हमारे बॉडी बॉडी के अंदर बार बार चक्कर आना, इस कंडीशन को कहा जाता है वर्टिगो। लॉस ऑफ बैलेंस, हमारे बॉडी का बैलेंस जो होता है वो लॉस हो जाएगा। फिर लॉस ऑफ हियरिंग, हियरिंग जो प्रोसेस होती है वो लॉस होगा। हेडेक देखने को मिलेगी। फिर फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ ईयर, ऐसा लगेगा जैसे हमारे ईयर के अंदर कुछ भरा हुआ है, हमेशा फीलिंग फुलनेस देखने को मिलेगी। फिर अगला है हमारा समवन someone with menial disease will experience at least 2 to 3 symptoms at one time। कुछ व्यक्ति के अंदर जो मीनियल डिजीज होती है उसके अंदर दो से अधिक हमें सिम्टम्स एक बार ही देखने को मिलेगी, एक टाइम के अंदर हमें दो या दो से अधिक सिम्टम्स देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आ जाता सेंसेशन ऑफ
रिंगिंग मतलब हमारे ईयर के अंदर ऐसा फील होगा जैसे कि उसके अंदर कुछ कान के अंदर कुछ बज रही है, ऐसा हमें फील होगा। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, मतलब अगर मीनिया डिजीज हो जाती है तो हमें क्या क्या डायग्नोसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। पहला है हिस्ट्री कलेक्शन रिलेटेड टू द सिम्टम्स ऑफ वर्टिगो, हियरिंग लॉस, रिस्क फैक्टर टू डिजीज। मतलब कह रहा है कि अगर हमें मीनिया डिजीज हो जाती है तो क्या क्या हमें करना पड़ेगा। सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन किया जाएगा रिलेटेड टू द सिम्टम, जो हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, जैसे वर्टिगो हो गया, हियरिंग लॉस हो गया एंड रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज। इस कंडीशन, ये सारी जो कंडीशन होती है उसके में हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑडियोमेट्री टेस्ट टू डिटेक्ट हियरिंग एक्यूरेसी। मतलब क्या किया जाएगा कि ऑडियोमेट्री टेस्ट किया जाता है, जिससे कि हमारी जो हियरिंग प्रोसेस होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है। फिर रोटेटरी चेयर टेस्ट टू मेजर इनर ईयर फंक्शंस वेस्ट ऑफ द आई मूवमेंट। मतलब एक चेयर होता है, चेयर के ऊपर पेशेंट को बैठा करके उस चेयर को क्या रोटेट किया जाएगा, जिससे कि उसकी आई की मूवमेंट होती है उसके बारे में, उसके फंक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है। जैसे कि अगर एक पेशेंट को चेयर के ऊपर बैठा दिया जाता है और उसको जब रोटेट किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो लिपसिंग से सुनते हैं। तो अगर उसको रोटेट किया जाएगा तो जो लिपसिंग होती है वो क्या होता है, हमेशा चेयर अगर रोटेट करेगा तो उसकी आई भी रोटेट होगी, जिससे कि उसकी जो लिपसिंग प्रोसेस होती है वो इफेक्ट होगा, जिससे हम हियरिंग की टेस्ट के लिए इसको यूज करते हैं। मेरा अगला लिखा है पोस्चुरोग्राफी is a technique that measures someone control their postures while standing। पोस्चुरोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसमें कुछ लोग अपने पोस्चर को कंट्रोल करते हैं, मेजर करते हैं स्टैंडिंग होकर के, मतलब खड़े होकर के अपने पोस्चर को कंट्रोल करते हैं। इट रिवील्स which part of the balance systems cause problems such as vision, inner ear functions, muscles and nervous। मतलब कि ये जो भी पार्ट ऑफ द बैलेंस सिस्टम है ना, हमारे बैलेंस सिस्टम का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि ये प्रॉब्लम कॉज करता है, जैसे कि विजन, इनर ईयर फंक्शन एंड मसल्स, नर्वस एक्सेट्रा, ये सारे कॉज प्रॉब्लम कॉज करता है। फिर वीडियो हेड इम्पल्स टेस्ट, इट इज अ टेक्निक दैट मेजर हाउ वेल योर आई मूव्स इन रिस्पॉन्स टू हेड मूवमेंट। मतलब यह एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हमारा जो हेड अगर हेड मूवमेंट करता है तो वो कितने तेज हमारा जो आई होती है वो रिस्पॉन्स करता है, मेजर करता है किसी भी चीज को कैच करने के लिए। इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी टू लुक्स एट द इनर ईयर इन रिस्पॉन्स टू साउंड help to determine if there is an abnormal bulging of fluid in the inner ear। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी एक टेक्निक होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें क्या है लुक एट द इनर ईयर रिस्पॉन्स, यानी कि इसमें क्या होता है इनर ईयर के अंदर के रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है कि जो हमारा साउंड है होता है वो साउंड हेल्प टू डिटरमाइन इफ देयर इज एन एबनॉर्मल बल्जिंग, यानी कि हमारे इनर ईयर के अंदर एबनॉर्मल बल्जिंग मतलब फ्लूइड अगर एक नॉर्मल रूप से अधिक हो गया है तो उसके उसके डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी टेस्ट किया जाता है। मतलब हमारा जो इनर ईयर होता है, इनर ईयर के अंदर एक जो फ्लूइड होती है उसकी डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी टेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, मतलब कि अगर हमें मीनियस डिजीज हो जाता है अगर किसी पेशेंट को, तो हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा उसको ट्रीट करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के। डायजापाम, लो, लोराजेपाम कैन हेल्प टू रिलीव वर्टिगो एंड ऑर्डर ऑफ द अटैच। मतलब कह रहा है कि हमें पेशेंट को डायजापाम एंड लोराजेपाम देना चाहिए अगर पेशेंट को वर्टिगो आती है, तो इस कंडीशन में हमें ये दो मेडिसिन देना चाहिए, डायजापाम एंड लोराजेपाम। स्टेरॉइड सच एज द डेक्सामेथासोन आल्सो हेल्प इन द कंट्रोलिंग ऑफ वर्टिगो। कुछ और मेडिकेशन होते हैं जो कि हमारे वर्टिगो को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि हो गया डेक्सामेथासोन। ठीक, फिर उसके बाद डेक्स स्टेरॉइड सच एज द डेक्सा कंट्रोल ऑफ द वर्टिगो। वही यही चीज है जो कि हमारे वर्टिगो को कंट्रोल करने का काम करेगा, वो है कौन, डेक्सामेथासोन। फिर अगला है हमारा इंजेक्शन द एंटीबायोटिक एंड
gentamicin into the middle ear help to the control vertigo। अगर पेशेंट को बार बार वर्टिगो की कंडीशन वो देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक द जेंटामाइसिन, ये जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक होते हैं जिसको कि इंजेक्शन के फॉर्म में हमें मिडल ईयर के अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है। एंड इन्फेक्शन बट देयर मे बी रिस्क ऑफ द हियरिंग लॉस बिकॉज जेंटारिसिन डैमेज द माइक्रोस्कोपिक हेयर सेल्स इन द इनर ईयर दैट हेल्प अस टू हियर। ये जो यानी कि कुछ रिस्क फैक्टर भी देखने को मिलती है जेंटामाइसिन की। अगर हम किसी पेशेंट को जेंटामाइसिन अगर इंजेक्ट करते हैं तो उसकी जो हमारी इनर ईयर के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक हेयर सेल होती है ये इसको डैमेज कर देता है। जो ये माइक्रोस्कोपिक हेयर सेल होती है यही जो होता है हमारे साउंड को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि इसको कन्वर्ट करने का काम करता है एक मैसेज के थ्रू। फिर उस अगर ये हम जेंटामाइसिन दे देते हैं तो ये हमारा जो माइक्रोस्कोपिक हेयर सेल होता है वो इसको डैमेज कर देगा। फिर अगला है हमारा वी आल्सो एडमिनिस्टर्स डायूरेटिक विच हेल्प टू कंट्रोल dizziness by reducing the amount of the fluid the body retains, which may helps lower the fluid volumes pressure in the inner ear। मतलब कह रहा है कि हम पेशेंट को डायूरेटिक भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसके उसके अंदर जो डिजीनेस होती है उसको वो कम कर सके और हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड की अमाउंट अधिक हुई है वो भी क्या होगा, अगर डायूरेटिक हम पेशेंट को लगाते हैं तो वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगा। अगर बार बार यूरिन पास करेगा तो उसकी जो फ्लूइड अमाउंट है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर उसके बाद एंटी इमेटिक ड्रग्स यूज फॉर द रिड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। हम पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए एंटी इमेटिक ड्रग्स भी प्रोवाइड करेंगे। फिर पेन रिलीफ मेडिसिन फॉर सीवियर पेन के लिए हम उसे पेन रिलीफ मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। अगर किसी पेशेंट को मीनिंजाइटिस देखने को मिलती है तो हमें क्या क्या सर्जरी करनी पड़ेगी जिससे कि हम उसे बच सके। पहला है लेब्रिंथेक्टोमी। पहला प्रोसीजर लेब्रिंथेक्टोमी है। चलिए इसके बाद बात करते हैं। रिमूव द बैलेंस पोर्शन ऑफ द इनर ईयर, बोथ बैलेंस एंड हियरिंग फंक्शंस गेट्स अफेक्टेड ऑफ द पार्टिकुलर ईयर। मतलब जो हमारा लेब्रिंथेक्टोमी एक प्रोसीजर होती है जिसमें जो हमारा लेब्रिंथ होती है, लेब्रिंथ वाला जो पार्ट होता है जो कि पेरिलिम्स और इंडोलिम्स इन दोनों फ्लूइड को सेपरेट करने का काम करता है। अगर वो अगर कंडीशन में हमारा लेब्रिंथ रैप्चर होती है तो उसमें हम लेब्रिंथेक्टोमी में लेब्रिंथ को रिमूव करते हैं या फिर उसको सही तरीके से सही करते हैं जिससे कि वो दोनों फ्लूइड होते हैं वो सेपरेट हो सके। फिर इंडो लिम्फेटिक स्पेस प्रोड्यूसर। In this procedure, there may be placement of stent or tube that drain excess fluid from the inner ear। यानी कि ये एक प्रोसीजर होती है। इस प्रोसीजर में जो हमारा फ्लूइड एक्सिव अमाउंट में होता है उसमें एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है जो कि एक्सेसिव अमाउंट में जो फ्लूइड होती है वो ड्रेन आउट होकर के वो बाहर निकल सके, जिससे कि जो फ्लूइड की अमाउंट होती है वो नॉर्मल हो सके और हमारा जो हियरिंग प्रोसेस है वो सही से रहे। वेस्टिब्युलर नर्व सेक्शंस मतलब है cutting the nerves that controls balance and the movement sensor the inner ear to the brain। मतलब कह रहा है कि इसमें जो हमारा इनर ईयर से ब्रेन तक जो सेंसर्स को कंट्रोल करने का काम करता है उस बैलेंस बैलेंस वाले मूवमेंट को क्या करते हैं और वेस्टिब्युलर जो नर्व्स होते हैं उसको कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है जिससे कि वो सेंसेशन जो मतलब इनर ईयर से ब्रेन तक जाती है वो रुकती है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। मतलब कि अगर पेशेंट को मीनियस डिजीज का प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो हमें क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करने को पड़ेगा जिससे कि हम उसको ट्रीट कर सकें। चलिए बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। encourage the patient to lie down during attacks in safe place। मतलब अगर पेशेंट को वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है तो उसे हमें बताना चाहिए कि उसे एक सेफ प्लेस देख करके वहां पर उसको बैठ जाना चाहिए। फिर एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन सो दैट द पेशेंट गेट रिलीफ। जो पेशेंट के लिए मेडिकेशन को एडवाइस किया गया है वो हमें
उसे प्रोवाइड करना चाहिए, देना चाहिए, जिससे कि उसको जल्दी से रिलीफ हो सके, उसे आराम मिल सके। एडवाइस एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड फूड दैट कॉज एलर्जी। पेशेंट को हम ये एडवाइस देंगे कि अगर उसे किसी फूड से एलर्जी होती है तो उसे वो अवॉइड कर दे, ना खाए। फिर एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड एंड कॉफिन्स अल्कोहल स्मोकिंग, मतलब पेशेंट को हम ये अवॉइड करेंगे कि वो अल्कोहल स्मोकिंग और कैफीन जो होते हैं वो ना ले। स्नीजिंग एंड कॉफिंग शुड बी डन विद द माउथ ओपन फॉर अ फ्यू वीक आफ्टर सर्जरी। पेशेंट को हमें ये भी एडवाइस देना पड़ेगा कि अगर उसकी सर्जरी हुई है तो हमें पेशेंट को अगर स्नीजिंग आती है या कफिंग आती है तो वो नोज के थ्रू ना हो करके उसे माउथ के थ्रू करना चाहिए, जिससे कि जो ईयर पे जो हमारा प्रेशर पड़े वो कम से कम पड़ सके। फिर अगला हमारा है नर्सिंग मैनेजर माइल्ड ब्लड डिस्चार्ज आफ्टर सर्जरी इज नॉर्मल एक्सेसिव ड्रेनेज टू द रिपोर्टेड टू द सर्जन। अगर हमारे जो सर्जरी हुई है, अगर इनर ईयर से अंदर से ब्लडी डिस्चार्ज होती है तो वो हमें तुरंत आकर के अपने सर्जन को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर एजुकेट द पेशेंट अबाउट अबाउट suture रिमूवल आफ्टर बोथ अब द 10th डे, मतलब कह रहा है कि हमें पेशेंट को ये भी एडवाइस देना चाहिए कि जो उसकी सूचर हुई है उसको 10 डे के बाद उसे रिमूव कराने के लिए, कि वो टाइम से आकर के उसे रिमूव करा दें। ये अगला है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है। अब ऑब्जर्व कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी लाइक मेनिस मेनिंजाइटिस एंड ब्रेन एब्सेस। हमें ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सर्जरी के बाद उसे कोई मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस की कंडीशन तो देखने को नहीं मिलती है। प्रिवेंट वाटर इंटर इन ईयर फॉर 6 वीक, मतलब पेशेंट को हमें ये भी एडवाइस देना चाहिए कि उसे 6 वीक तक उसके कान के अंदर पानी ना जा सके, उसे प्रिवेंट करके रखना है, बचा करके रखना है। अवॉइड फ्लाई इन एयर अप फॉर 2 मंथ। पेशेंट को हमें ये भी एडवाइस देना है कि अगर उसे कहीं भी जाना है तो वो जो एयर फ्लाई का यूज करता है उसे ना करे, 2 मंथ तक उसे उसे अवॉइड करना है चाहिए, कि जिससे कि वो अपने ईयर को प्रोटेक्ट कर सके। फिर नेवर पुट ऑयल इन द ईयर, और हमें ये भी एडवाइस देना चाहिए कि अपने ईयर के अंदर ऑयल को ना डालें। थैंक यू क्लास।